प्रिय छात्र छात्राओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के मध्य आज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के जो स्रोत हैं उसके बारे में जो है एक आर्टिकल लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो आधार ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है, जो प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर ही आगे बढ़ते हैं। यही उसकी आधार सामग्री होती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने शोध प्रबंध हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था, में हिंदी साहित्य के स्रोतों के रूप में अंतःसाक्ष्य व बाह्य साक्ष्यों का उल्लेख किया है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें जो है आगे हम लोग जो अध्ययन करेंगे तो अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्यों का क्या किया है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं उन्होंने इसका वर्णन अपने ग्रंथ में किया हुआ है। इसके साथ हम लोग देखें तो अंतःसाक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित व अप्रकाशित रचनाएं होती हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो अंतःसाक्ष्य के अंतर्गत है तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो कृतियाँ होती हैं उनका वर्णन होता है, कवियों लेखकों की फुटकर प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाओं का विवरण हम जो है क्या करेंगे, लेंगे। इसके साथ जब हम लोग देखें बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत, तो बाह्य साक्ष्य में शिलालेख, वंशावलियाँ, ताम्रपत्र, जनश्रुतियाँ, ख्याति एवं कहावत जैसी सामग्री होती है जो तत्कालीन युग को परिलक्षित करती है। हिंदी साहित्य में भी अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ है। अगर हम लोग जितने भी इतिहासकार हैं उनके बारे में देखें तो अलग अलग इतिहासकारों को अलग अलग समय पर क्या हुए हैं, अनेक जो है प्रकाशित अप्रकाशित ग्रंथ प्राप्त हुए और इसके साथ कई जो है वंशावलियाँ मिली, कई शिलालेख मिले। तो उनको माध्यम से उन्होंने क्या किया है कि अपने इतिहास को प्रमाणित करने का प्रयास किया हुआ है। तो हम लोग आगे देखें कि कौन कौन से वो प्रबंध ग्रंथ हैं, कौन कौन से वो इतिहास ग्रंथ हैं, कौन कौन से पहले ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिनके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो वर्तमान समय में इतिहास लेखन जो है वो पुख्ता हुआ है, खासकर हिंदी साहित्य का। तो हम लोग देखते हैं अंतःसाक्ष्य के स्रोत। तो अंतःसाक्ष्य के स्रोत में अगर हम लोग देखेंगे तो 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, ये जो है क्या है, ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि इन्होंने पंडित गोकुल नाथ ने 1868 ईस्वी में क्या किया था, लिखा हुआ था। पंडित गोकुलनाथ भट्ट गोस्वामी विट्ठल नाथ के 7 पुत्रों में चौथे पुत्र थे। तो देखिए गोस्वामी विट्ठल नाथ जी का हम लोग नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिन्होंने अष्टछाप की क्या की थी, स्थापना की थी। तो उनके 7 पुत्रों में चौथे पुत्र थे। ये दोनों ग्रंथ वार्ता साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जो ब्रजभाषा के प्राचीन गद्य का नमूना है। 84 वैष्णवन की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का, देखिए वल्लभाचार्य जी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके 84 शिष्यों का वर्णन मिलता है। और 252 वैष्णवन की वार्ता में जो गोकुल विट्ठल नाथ जी हैं उनके 252 शिष्यों का जो है जीवन परिचय मिलता है। तो ये जो प्रमाण है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बिंदुओं को क्या कर लें, हम लोग नोट कर लें। फिर आगे देखते हैं तो भक्तमाल जो नाभादास की रचना है, जो सन 1585 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। तो नाभादास अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाऊं, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊं। मतलब इन्होंने ये इसके माध्यम से
ये बताने का प्रयास किया है कि अपने अग्रदेव आज्ञा दई, मतलब अग्रदेव ने जो है क्या की है, आज्ञा दी है। तो हम लोग देखते हैं कि भक्तमाल में नाभादास ने 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय दिया है। यह भक्तकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग के पहले भक्तों का परिचय है, तो उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों और संतों का संक्षिप्त परिचय। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। भक्तमाल की प्रथम टीका प्रियादास ने भक्त रस बोधनी नाम से लिखा। ये देखिए बिंदु, हमें इसको बिल्कुल नोट कर लेना है कि जो आपका भक्तदास की जो टीका है, तो इसको हम लोग जो है इसको थोड़ा यहाँ खिसका के देखें, तो इसको क्या करना है, हमें इन बिंदुओं को नोट कर लेना है। आगे हम लोग चल के देखते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब सन 1604 ईस्वी में जो है लिखा गया। इसके जो अगर संकलनकर्ता हम लोग कहें तो संकलनकर्ता कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। इस ग्रंथ में हिंदी के 15 संतों भक्त कवियों के पदों का संकलन है, जो निम्न प्रकार है। देखिए, शेख फरीद, जयदेव, हम लोग पढ़ते हैं तो जयदेव, नामदेव, संत रविदास, संत धन्ना पीपा, संत सैना, संत सदना, भीखन, संत बेड़ी, रामानंद, परमानंद, कबीर, सूरदास। कबीर के सर्वाधिक शब्द 224 जो आपके शब्द हैं वो इसमें संकलित किए गए हैं। तो हम लोग इसमें देखें तो ये जो बिंदु हैं हमें क्या करना है, नोट करके रखना है। मूल गोसाई चरित सन 1630 ईस्वी में, इसके जो अगर हम लोग देखें तो बाबा बेनी माधवदास तुलसीदास के जीवन के साक्ष्य इस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं। अमृतलाल नागर रचित कौन सा मानस का हंस का मूल आधार है, मतलब जो अमृतलाल नागर जी ने अपना जो उपन्यास लिखा हुआ है, एक तरीके से जीवनी ग्रंथ है जो, तो मानस का हंस वह मूल गोसाई चरित्र के आधार लेकर ही लिखा हुआ है। भक्त नामावली को हम देखें तो ध्रुवदास द्वारा संपादित है। ध्रुवदास और जो है राधा कृष्ण दास। इसमें क्या है, 224 भक्त और 114 दोहों में वर्णन है। इस रचना के संबंध में रसिक भक्त भूतल घने लघुमति क्यों कही जाए, बुद्धि प्रमाण गोहे कछु जो आए और माही। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रयासों से इंडियन प्रेस प्रयाग ने इस ग्रंथ का प्रकाशन कब किया था, हमें ये ध्यान रखना है, 1928 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया। लिखी इस समय की, प्रकाशित इसका जो है इस समय किया गया। फिर हम लोग आगे देखें तो कविमाला है। कविमाला जो है आपका 1665 में कवि कालिदास हजारा, जो कालिदास त्रिवेदी जी हैं, तो कालिदास त्रिवेदी जी रचनाकार हैं, जिसमें 212 कवियों के 1000 पद क्या किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। तो हम लोगों को इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसमें जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिव सिंह सेगर ने इसी के आधार पर शिव सिंह सरोज लिखा है। कवियों के काल निर्णय एवं उदाहरण इसी ग्रंथ से लिए हैं। किन्होंने, शिव सिंह सेंगर जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है। मतलब कि इसमें जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने क्या किया है, कुछ बिंदुओं को उन्होंने भी यहाँ से लिया है। अगर हम लोग देखें कौन सा, काव्य निर्णय, तो काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है, कवि भिखारी दास का, जो 1685 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सत कवि गिराविलास जो है किसका है, बलदेव बघेलखंडी का, जो 1746 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसमें कुल 17 कवियों का परिचय हमें देखने को मिलता है। कवि नामावली
1753 में कवि सूदन द्वारा। विद विनोद तरंगड़ी क्या है 1817 ईस्वी में सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर जी ने जो है क्या किया था, इसको लिखा था। अगर हम लोग देखें इसमें, तो इसमें अगर हम देखने का प्रयास करें कौन सा, सुब्बा सिंह श्रीधर जी वाले, तो इसमें 46 कवियों की कविताओं का क्या मिलता है, संग्रह मिलता है। कितने, 46 कवियों की कविताओं का क्या मिलता है, हमें संग्रह प्राप्त होता है। इसमें षड ऋतु वर्णन, नखशिख वर्णन और दूती वर्णन भी मिलता है। अगर हम लोग देखें तो इसमें नखशिख और दूती वर्णन और षड ऋतु वर्णन, तो कौन कौन सी ऋतुओं का, षड ऋतु और इसके साथ नखशिख, हमें क्या करना है, इनको थोड़ा नोट करके रखना। और दूती वर्णन हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। फिर आगे हम लोग देखें तो है कौन सा, राग सागरोद्भव और राग कल्पद्रुम, जो 1800 आपके कब 43 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको किसने किया था, कृष्णानंद व्यासदेव ने। इसमें कृष्ण के उपासक 200 भक्त कवियों का जो है इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। कविताओं का इनकी क्या किया गया, संकलन किया गया है। फिर आगे हम लोग देखें तो श्रृंगार संग्रह है, जो 1648 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सरदार कवि इसके जो है कौन है, रचनाकार हैं। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें क्या है, सरदार कवि के संदर्भ में इसमें 125 कवियों की, कितनी, 125 कवियों की कविताओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। ठीक है, तो हमें इनको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके साथ है श्रृंगार संग्रह, जो सरदार कवि की रचना है, जो कब हुए थे, 1600, अच्छा इसको, इस बिंदु को हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर है रस चंद्रोदय 1563 ईस्वी, तो रस चंद्रोदय 1563 ईस्वी में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी, जो ठाकुर प्रसाद जी द्वारा क्या है, रचित है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें आपके 242, कितने, 242 कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। फिर आगे हम लोग चलते हैं तो क्या है, कवि रत्नावली, जो 1646 ईस्वी में माता प्रसाद मिश्र जी ने जो है क्या किया है, इसका रचित किया है। फिर अगली रचना के तौर पर हम लोग देखें तो क्या है, दिग्विजय भूषण, जो 1868 ईस्वी में, इसके रचनाकार कौन है, गोकुल प्रसाद ब्रज जी। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें क्या है कि 192 कवियों का क्या है, यह संकलन है। इसमें 192 कवियों की कविताओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। फिर इसके बाद सुंदरी तिलक है, जो 1869 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है। फिर भाषा काव्य संग्रह 1873, जो महेश दत्त शुक्ल जी ने जो है क्या किया, लिखा है। अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें अनेक कवियों की कविताओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। फिर है शिव सिंह सरोज जी, तो शिव सिंह सरोज जी के कब है, 1883 ईस्वी में। ये जो है, इसमें अगर हम देखें, यह ग्रंथ क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमें जो है क्या होता है, देखने को मिलता है। इसकी हम लोग वैसे भी आगे जब हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम इस ग्रंथ के बारे में डिटेल्स के साथ अध्ययन करेंगे। फिर आगे अगर हम देखें तो विचित्रोपदेश 1887 ईस्वी में, नक्शेदी तिवारी जो है क्या हैं, इसके रचनाकार हैं। फिर इसके बाद देखें तो कवि रत्नमाला 1911, देवी प्रसाद मुंसिफ, हफीजुल्लाह खां का हजारा 1915 ईस्वी,
हफीजुल्लाह खां। तो अगर हम इसमें बिंदुओं को समझने का प्रयास करें कि इस ग्रंथ में क्या चीज़ें हैं, तो इसमें इस रचना के क्या हैं, 2 भाग हैं। कितने? 2 भाग हैं और इसमें लगभग कम से कम 1000 जो है कवियों की कवित्व एवं सवियों को क्या किया गया है, संकलन किया गया है। फिर इसके बाद है संत वाणी संग्रह एवं अन्य संतों की वाणी। 1915 में अधम नामक रचनाकार ने इसका संकलन किया है। फिर सूक्त सरोवर 1922 ईस्वी, लाला भगवान दीन। फिर जिसमें क्या किया गया है, साहित्यिक विषयों की सूक्तियों का संकलन है। इसमें अगर हम देखें सूक्ति सरोवर में, जैसे उसके नाम से ही प्रतीत है, तो इसमें क्या किया गया है, सूक्तियों का संकलन किया गया है। क्या कि इसका सूक्तियों का संकलन किया गया है। फिर हम लोग देखें सिलेक्शंस ऑफ हिंदी लिटरेचर 1921 से 1925 ईस्वी, लाला सीताराम जी द्वारा रचित है। तो इसमें जो है कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। क्या है? कवियों की आलोचना। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने किया है। फिर आगे हम लोग देखें तो आगे हम लोग अब देखेंगे कि इनको बाह्य साक्ष्य कि बाह्य साक्ष्य वो कौन से हैं जिसमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वर्णन किया गया है। जो अधिकतर देखा जाए तो बहुत ही प्रमाणित, मतलब वो कोई ना कोई शिलालेख या वहाँ से जो है इनको क्या किया गया, संकलित करने का प्रयास किया गया है। तो बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत हम लोग देखें तो राजस्थान नाम का जो ग्रंथ है, संवत 1889 ईस्वी में जनरल टार्ट, ये जो है कौन है, जनरल टार्ट, इसमें राजस्थान के चारणों के निर्देश इसमें क्या किए गए हैं, संकलित किए गए हैं। दूसरा अगर हम लोग बिंदु देखें तो दूसरा है हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म, जो संवत 1940 ईस्वी है। इसके रचनाकार हैं मोनियर विलियम्स। इसमें क्या किया गया है, हिंदू धर्म के सिद्धांतों के निरूपण एवं हिंदी कवियों के आचार्यों की विवेचना की आलोचना की गई है। फिर है नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट, जिसकी जो है कब संवत 1957 से 1988 तक चली जो है इसकी खोज रिपोर्ट, जिसके प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और हीरा लाल जी इन तीनों ने मिलकर अनेक अज्ञात कवियों को, क्योंकि अगर हम देखें तो नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण है कि बहुत, मतलब यहाँ से ही अधिकतर साहित्यकारों को के बारे में क्या कर लिया गया है, जानकारी प्राप्त कर ली गई है। फिर इसके बाद आगे है कबीर एंड दी कबीर पंथ, मतलब बेस्कट एक रचनाकार हैं, उन्होंने कबीर एंड दी कबीर पंथ के बारे में खोज की है, जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें कबीर और कबीर पंथ के आदर्शों का स्पष्टीकरण किया गया है। फिर अगला है हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन, मतलब आपका जो सिख धर्म का जो इतिहास है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें जो इसके रचना का जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, मैकालिफ सिख धर्म का आविर्भाव, और उसके अंतर्गत हिंदी कवियों का उल्लेख इसमें क्या किया गया है। फिर है इंडियन थीम 1972, मैकनिकाल जो है इसके कौन है, रचनाकार हैं। इसमें हिंदू दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण इस संबंध में कवियों का उल्लेख भी किया गया है। आगे हम लोग देखें तो ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ये इसमें जो है क्या किया गया है, राजस्थान के डिंगल काव्य के अंतर्गत अनेक ग्रंथों का विवरण हमें मिलता है, जो 1974 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, लिखा गया था। फिर इसके बाद देखें तो क्या है,
एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया। 1977 में फरकहर जी ने इसको लिखा था। इसमें धार्मिक सिद्धांतों के प्रकाश में कवियों की आलोचना की गई है। फिर है अगला हम देखें तो गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज। 1955 ईस्वी में जो ब्रिक्स, जिन्हें ब्रिग भी कई जगह पर देखने को मिलता है इनका नाम, तो गोरखनाथ और गोरख संप्रदाय का धार्मिक एवं दार्शनिक विवेचना की गई है। फिर अगला है राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज। 1998 ईस्वी में मोतीलाल मेहनारिया जी हैं, तो इन्होंने राजस्थान के अनेक ज्ञात और अज्ञात कवियों को, लेखकों का परिचय हमें जो है देखने को क्या क्या होता है, मिलता है। तो ये चीज़ें हमें क्या होती हैं, मिलती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें जो अंतःसाक्ष्य की अपेक्षा जो बाह्य साक्ष्य हैं, मतलब अंतःसाक्ष्य और बाह्य साक्ष्य, तो बाह्य साक्ष्य क्या है, अत्यधिक प्रमाणिक हैं, क्योंकि इनकी प्रमाणिकता बहुत पुख्ता है। इसके साथ जो बाह्य साक्ष्य के रूप में प्राप्त पुस्तकों में साहित्य के धार्मिक और सांस्कृतिक सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। साथ ही इसमें राजस्थान की राष्ट्रीयता के संबंध में भी पर्याप्त जानकारी हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। बाह्य साक्ष्य के रूप में आलोचनात्मक एवं वर्णनात्मक पुस्तकों के अतिरिक्त चंदेल, राजा परिमार देव जिन्हें कहा गया के समय में जैन शिलालेख और आबू पर्वत के राजा झेल और शलक के शिलालेख की भी जानकारी के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो आपके बाह्य साक्ष्य हैं, तो राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में हमें क्या होता है, अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है और जो बहुत ही प्रमाणिक हैं। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा वह था कि आपका हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो स्रोत हैं, मतलब कौन कौन से वो ग्रंथ हैं, कौन कौन से वो संकलन हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है हिंदी साहित्य को इतना विस्तारित रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये जो शुरुआत की जो खोज रिपोर्ट है, वो नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट हो, और विभिन्न जो ग्रंथ हैं अलग अलग रचनाकारों के, अलग अलग इतिहासकारों के, वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग इसी उसमें अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।